गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जैसे हम सोल्व करते हैं एग्रीकल्चर टेस्ट पेपर जिसका पार्ट नंबर 10 ये रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज के किसी भी टेस्ट को मिस किया है तो सभी पार्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन दे दी जाएगी। साथ साथ में आ रहा आपको एक आई बटन दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे ही आप ऊपर साइड देख रहे हो राइट हैंड साइड, तो वहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा। तो आई बटन पर जैसे क्लिक करोगे आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप सभी पार्ट्स को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आई बटन पर भी मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको सभी पार्ट्स मिल जाएंगे। तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ठीक है। चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज कुछ नया सीख लेते हैं। इसके साथ साथ आज जितने भी हम क्वेश्चंस को क्लियर करने वाले हैं वो सब यार एनिमल साइंस या एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन यार कि एनिमल हस्बेंड्री के सभी क्वेश्चंस रहेंगे, इसलिए यार थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि यार सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो चलो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है। जल्दी से बताएंगे कि दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है। लोहा की पाई जाती है, मैग्नीशियम की पाई जाती है, कैल्शियम की पाई जाती है, फिर फास्फोरस की पाई जाती है। जल्दी से बताएंगे कि दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है। लोहा की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, फिर फास्फोरस की। जल्दी से बताएंगे कि दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है। लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर फास्फोरस। जल्दी से बताएंगे कि दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है। तो यार अगर आपसे पूछता है कमी, ठीक है, कमी किसकी पाई जाती है। लोहा की पाई जाती है। किसकी पाई जाती है। आयरन की, ठीक है। लोहा जिसे यार आयरन या फेरस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दोनों ये तीनों नाम आपको मिल सकते हैं कि लोहा, आयरन और फेरस। लोहा, आयरन और फेरस की कमी पाई जाती है दूध में। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है कि अधिकता किसकी होती है, अर्थात अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, तो यहाँ कैल्शियम और फास्फोरस। क्या कहा, कैल्शियम और जो फास्फोरस होता है, कैल्शियम और जो फास्फोरस होता है ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कमी, तो कमी किसकी होती है, यार आयरन, लोहा या फिर फेरस की होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान अर्थात यार NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। जल्दी से बताएंगे, एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी से बताएंगे कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, अर्थात NDRI मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। जल्दी से बताएंगे NDRI कहाँ पर स्थित है। इज्जतनगर में, बीकानेर में, नई दिल्ली में, फिर करनाल में। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। NDRI कहाँ पर स्थित है, इज्जतनगर में, बीकानेर में, नई दिल्ली में या फिर करनाल में। जल्दी से बताएंगे कहाँ पर स्थित है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या, NDRI मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ अगर आपसे पूछते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट तो कहाँ पर स्थित है, करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, करनाल हरियाणा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दूध निकालने की, दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो जल्दी से बताएंगे सर्वोत्तम विधि अर्थात सबसे उत्तम विधि कौन सी मानी गई है। अंगूठा दबाकर, अंगूठी देकर, चुटकी दबाकर या फिर अंगूठा दबाकर। जल्दी से बताएंगे कि दूध निकाले अर्थात दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है। अंगूठा दबाकर, मुट्ठी बांधकर, चुटकी द्वारा या फिर अंगूठा दबाकर। जल्दी से बताएंगे कौन सा है आपका राइट आंसर, A, B, C या फिर D। जल्दी से बताएंगे कि दूध दोहने या फिर दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है। अंगूठा दबाकर, मुट्ठी दबाकर, चुटकी दबाकर या फिर अंगूठा दबाकर। जल्दी से बताएंगे कौन सा होगा आपका राइट आंसर। जल्दी से बता दिए, एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो कौन सी होती है, हाँ ये होती है पूर्ण हस्त दबाकर अर्थात यह मुट्ठी, मुट्ठी बांधकर, ठीक है। पूर्ण यहाँ पर मुट्ठी बांधकर मतलब होता है पूर्ण हस्त के द्वारा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा यार हाँ पूर्ण हस्त विधि, तो यहाँ मुट्ठी बांधकर, पूर्ण हस्त विधि का ही यार हाँ सेकंड नाम क्या होता है, मुट्ठी बांधकर। क्योंकि यार हाँ पूर्ण हस्त में क्या करते हैं, सभी यानी सभी अंगुलियों का एक साथ यूज करते हैं, इसलिए यार हाँ उसका मतलब क्या हुआ, मुट्ठी बांधकर, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर समझा करो, एक तो थोड़ा सा समझा करो क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपसे पूछा है मुट्ठी बांधकर मतलब पूर्ण हस्त विधि, कौन सा है आपका राइट आंसर, मुट्ठी बांधकर मतलब पूर्ण हस्त विधि, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गर्भर विधि उपयोग करते हैं अर्थात यहाँ गर्भर विधि का प्रयोग किसके टेस्ट के लिए करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे कि गर्भर विधि का प्रयोग किसके टेस्ट के लिए करते हैं। अम्लीयता के परीक्षण के लिए, विटामिन के परीक्षण के लिए, प्रोटीन के परीक्षण के लिए, फिर वसा के परीक्षण के लिए। जल्दी से बताएंगे कि जो गर्भर विधि है, जो गर्भर विधि है तो इसका टेस्ट किसके लिए करते हैं, ठीक है। यानी गर्भर विधि है तो इसके द्वारा किसका टेस्ट किया जाता है, अम्लीयता का टेस्ट किया जाता है, विटामिन का टेस्ट किया जाता है, प्रोटीन का टेस्ट किया जाता है, फिर वसा का टेस्ट किया जाता है। जल्दी से बताएंगे कि जो गर्भर विधि है इसके द्वारा किसका टेस्ट किया जाता है, अम्लीयता किया जाता है, विटामिन का किया जाता है, प्रोटीन का किया जाता है, फिर वसा किया जाता है। जल्दी से बताएंगे यहाँ अगर आपसे पूछता है गर्भर विधि, तो गर्भर विधि या उतरा ये की जाती है फैट के लिए, किसके लिए यार हाँ जो वसा है, तो इसका टेस्ट करने के लिए यार हाँ गर्भर विधि का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि ताज़े दूध का पीएच मान कितना होता है। यार आपको एग्जैक्ट बताना है कि जो ताज़ा दूध होता है तो इसका पीएच मान कितना होता है, जल्दी से बताएंगे। यार ये क्वेश्चन हमने कई बार क्लियर कर लिया है, तो जल्दी से बता दीजिए कि पीएच कितना होता है ताज़े दूध का। जल्दी से बताएंगे, 6 होता है, 6.7 होता है, 7.2 होता है या फिर 7.5 होता है। जल्दी से बताएंगे कि ताज़े दूध का पीएच कितना होता है। 6 होता है, 6.7 होता है, 7.2 होता है या फिर 7.5 होता है। जल्दी से बताएंगे कि जो ताज़ा दूध होता है, जो यार ताज़ा दूध होता है तो इसका पीएच मान कितना होता है। 6 होता है, 6.7 होता है, 7.2 होता है या फिर 7.5 होता है। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करिए। ताज़े दूध का आपको एग्जैक्ट पीएच मान बताना है, तो कितना होता है यार, ये होता है 6.7। कितना होता है, हल्का अम्लीय, यार हल्का अम्लीय होता है, कितना होता है 6.7 होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि, तो हमने अभी बताया था यार पूर्ण हस्त विधि। कौन सी यार, दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, पूर्ण हस्त विधि। कौन सी है, पूर्ण हस्त विधि। अब ये क्यों मानी जाती है, इसका रीजन अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ आपको पता होगा यार कि पूर्ण हस्त मिथली अर्थात यार पूरे हाथ का, अर्थात सभी अंगुलियों को हम एक साथ प्रयोग करेंगे। इससे क्या होता है यार कि जो पशु होता है उसको पेन भी नहीं होता है। ठीक है, सभी अंगुलियों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उससे पशु का पेन भी नहीं होता है, इसलिए वो आसानी से दूध निकालने देता है। फर्स्ट तो ये होता है। ठीक है, इसमें यार सभी उंगलियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यार इसमें जो रोग होते हैं जैसे कि थनैला रोग यानी जो भी थन से संबंधित रोग होते हैं तो वो नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि यार अगर मान लीजिए चुटकी विधि का आप प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आप चुटकी विधि का प्रयोग कर रहे हो तो एक चुटकी यानी 2 चुटकियों को आपस में मिलाकर निकालते हो तो उससे क्या होता है, गांठ जैसी बनता है। ठीक है, थनों में जैसे गांठ की जैसी प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे कोई डिजीज हो जाती है। इसलिए यार सबसे बेस्ट किसे माना गया है, पूर्ण हस्त विधि को माना गया है, क्योंकि यार इसमें ना तो पेन होता है और ना ही इसमें किसी प्रकार की डिजीज़ या रोग होने का संक्रमण फैलता है। अर्थात यार ये बेस्ट क्यों मानी जाती है, क्योंकि ना तो इसमें पेन होता है ना ही इसमें यार कोई डिजीज़ फैलने का खतरा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से दुग्ध प्रोटीन कौन सी है। यार आपको बतानी है दुग्ध प्रोटीन। तो जल्दी से बताइए यहाँ की दुग्ध प्रोटीन कौन सी होती है। ऑप्शंस देख लीजिए पहले, एल्बुमिन होती है, ग्लूटीन होती है, केसिन होती है, फिर होर्डिन होती है। जल्दी से बताएंगे कि दुग्ध प्रोटीन कौन सी होती है। एल्बुमिन होती है, ग्लूटीन होती है, केसिन होती है, फिर होर्डिन होती है। जल्दी से बताएंगे कि इनमें से दुग्ध प्रोटीन कौन सी है। एल्बुमिन होती है, ग्लूटीन होती है, केसिन होती है, फिर होर्डिन होती है। जल्दी से बताएंगे कि दुग्ध प्रोटीन कौन सी होती है। तो यार आपको पता होगा केसिन और कैरोटीन। यार केसिन और कैरोटीन क्या है यार, दुग्ध प्रोटीन है। क्योंकि अगर बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि यार केसिन दुग्ध प्रोटीन माने जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए केसिन, तो केसिन के कारण क्या होता है यार कि दूध का सफ़ेद रंग होता है। आपको पता होगा, वैसे नहीं पता है तो देख लीजिए कि केसिन के कारण यार सफ़ेद दूध यानी सफ़ेद रंग होता है दूध का, तो क्यों होता है, केसिन के कारण होता है। और अगर आपसे पूछता है पीला रंग क्यों होता है, जैसे कि गाय का होता है। ठीक है, गाय का जो दूध होता है वो हल्का पीला होता है, लेकिन क्यों होता है, इसका रीज़न क्या होता है। तो इसका रीज़न यही होता है यार कि जो कैरोटीन होता है, ठीक है, जो कैरोटीन होता है तो इसी पिगमेंट के कारण, ठीक है, ये जो कैरोटीन होता है तो इसी के कारण क्या होता है, दूध का पीला रंग होता है। और अगर बात करिए सफ़ेद रंग की, तो सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, केसिन के कारण होता है। ठीक है, केसिन के कारण सफ़ेद होता है और कैरोटीन के कारण क्या होता है, जो पीला होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कोलेस्ट्रम के बारे में। यार हम कोलेस्ट्रम से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, हमेशा के क्वेश्चन आए हैं, 1 या 2 क्वेश्चन इससे। तो यार हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कोलेस्ट्रम होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, कोलेस्ट्रम होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए कोई पशु बिहार है, ठीक है, जो यानी जो सर्विंग क्रिया होती है, तो उसके बाद में जो फर्स्ट है, ठीक है, पशु के बिहाने के बाद जो फर्स्ट मिल्क निकलता है जो क्या होता है, हल्का पीला होता है, तो उसी को यार किस नाम से जाना जाता है, कोलेस्ट्रम या खीस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब पशु बिहाता है तो उसके द्वारा फर्स्ट टाइम दिया जाता है जो दूध, तो उसमें क्या होता है यार, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है। फर्स्ट यार इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो कोलेस्ट्रम होता है खीस का, इसमें यार प्रतिरोधक क्षमता होती है। ठीक है, यानी ये एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। जो पशु का जो बछड़ा होता है तो उसमें क्या होता है, एंटीबॉडी बनाने का या एंटीजन बनाने का कार्य करती है, प्रतिरक्षा पैदा करने का भी एक कार्य करती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपसे पूछता है कोलेस्ट्रॉल में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो विटामिन ए कंटेंट होता है। कौन सा होता है यार, विटामिन जो ए होता है ये सर्वाधिक पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल या खीस में पाया जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कोलेस्ट्रॉल में क्या भरपूर मात्रा में होता है। जैसे कि हमने अभी बताया है कि अगर आपसे पूछता है खीस या कोलेस्ट्रॉल में, तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, विटामिन ए कंटेंट होता है। कौन सा होता है, विटामिन ए कंटेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया ब्यूटायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग किसे मापन के लिए किया जाता है।
तो जल्दी से बता दीजिए कि ब्यूटाइरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, अर्थात किसे मेजर करने के लिए किया जाता है। दूध का विशिष्ट घनत्व ज्ञात किया जाता है, दूध का चिकनाई का अंश ज्ञात किया जाता है, दूध में कैल्शियम का अंश ज्ञात किया जाता है, फिर दूध में लैक्टोज का अंश ज्ञात किया जाता है। जल्दी से बताएंगे कि ब्यूटाइरोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। दूध का विशिष्ट घनत्व, दूध की चिकनाई का अंश, दूध में कैल्शियम का अंश, दूध में फिर लैक्टोज का अंश। जल्दी से बताएंगे ब्यूटाइरोमीटर के द्वारा, ब्यूटाइरोमीटर का द्वारा किसका मेजर किया जाता है, किसका मापन किया जाता है। तो अगर आपसे पूछता है यार, अगर आपसे पूछता है ब्यूटाइरोमीटर का प्रयोग, तो ये कैसा है, फैट का अंश ज्ञात होने, अर्थात यार फैट का कंटेंट का मात्रा को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ब्यूटाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अर्थात आपका सेकंड आंसर राइट होगा, क्योंकि यार दूध की चिकनाई का अंश, चिकनाई का मतलब फैट है, चिकनाई का मतलब फैट, अर्थात यहाँ जो फैट का या वसा का अंश ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग कैसा है, ब्यूटाइरोमीटर का प्रयोग कैसा है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ICMR के अनुसार दूध की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अनुशंसित मात्रा कितनी होती है, अर्थात यानी उसके प्रतिदिन यानी किसी भी मान लीजिए कोई सा भी व्यक्ति है उसे प्रतिदिन कितनी मात्रा दूध की लेनी चाहिए, अर्थात यानी ये निश्चित की गई है ICMR के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, यहाँ ICMR के अकॉर्डिंग एक निश्चित मात्रा की गई है यहाँ कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो उसे प्रतिदिन दूध का इतना उपभोग तो करना ही चाहिए। ठीक है, ये कंपल्सरी है हेल्थ के लिए भी, और जैसे कि अदर रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया था। जल्दी से बताएंगे यार दूध की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी अनुशंसित मात्रा होती है, 150 ग्राम होती है, 200 ग्राम होती है, 250 ग्राम होती है, 300 ग्राम होती है। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा है। 150 ग्राम रखी जाती है, 200 ग्राम रखी जाती है, 250 ग्राम रखी जाती है, फिर 300 ग्राम रखी जाती है। अर्थात आपको बतानी है दूध की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मात्रा। जल्दी से बताइए कितनी होती है, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम या फिर 300 ग्राम। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होता है। जल्दी से बताएंगे कि ICMR के अकॉर्डिंग दूध की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मात्रा कितनी होती है, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम या फिर 300 ग्राम। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है दूध की मात्रा, तो दूध की मात्रा रखी जाती है 250 ग्राम। कितनी रखी जाती है, 250 ग्राम रखी जाती है। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि ICMR के अकॉर्डिंग सब्जी की कितनी मात्रा होती है, अर्थात यहाँ कि एक दिन में प्रति व्यक्ति के द्वारा कितनी सब्जी खानी चाहिए। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है सब्जी के बारे में, तो सब्जी की जो मात्रा रखी गई ये रखी गई 300 ग्राम। कितनी रखी है, 300 ग्राम रखी गई है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है दूध की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मात्रा, तो कितनी होती है, 250 ग्राम होती है। कितनी होती है, 250 ग्राम दूध की होती है। और सब्जी कितनी होती है, 300 ग्राम होती है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट याद रखना, एक और पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पर आप ध्यान नहीं देते हो। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि जो दूध की प्रतिदिन मात्रा दी गई है, मान लीजिए 250 ग्राम दी गई है और सब्जी की 300 ग्राम दी गई है। ठीक है, सब्जी की दी गई है 300 ग्राम और 250 ग्राम दी गई है दूध की, लेकिन ये किसके द्वारा दी गई है, ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। इसलिए याद रखना कि अगर आपसे पूछता किसके द्वारा, तो किसके द्वारा दी गई थी, ICMR के अनुसार। यार हाँ कि ICMR के अनुसार ये मात्रा निश्चित की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, ICMR के द्वारा ही ये निश्चित की जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दूध का सबसे सामान्य अपमिश्रक कौन सा है। यूरिया होता है, साबुन का पाउडर होता है, शर्करा होता है, फिर इनमें से कोई सा नहीं होता है। कि दूध का सबसे सामान्य अपमिश्रक कौन सा है, अपमिश्रण के बारे में पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे यूरिया होता है, शर्करा होता है, साबुन का पाउडर होता है, या फिर इनमें से कोई सा नहीं होता है। जल्दी से बताएंगे कौन सा होगा आपका राइट आंसर, A, B, C या फिर D, A, B, C या फिर D। जल्दी से बताएंगे। तो यार अगर आप सोचते हैं अपमिश्रक के बारे में, तो इनमें से कोई सा ही नहीं है। ठीक है, तो अपमिश्रक कौन सा है, इनमें से कोई सा भी नहीं है। अर्थात आपका राइट आंसर कौन सा है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दूध से क्रीम को किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। अर्थात यार दूध से आपको क्रीम को निकालना है, दूध से क्रीम को अलग करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करते हो। जल्दी से बताएंगे कि आप केंद्रीय विधि का प्रयोग करोगे, रासायनिक विधि का प्रयोग करोगे, जैविक विधि का प्रयोग करोगे, या फिर पाश्चुरीकरण का प्रयोग करोगे। जल्दी से बताएंगे कि दूध से क्रीम को यानी पृथक करने के लिए, फिर अलग करने के लिए आप किस मेथड का प्रयोग करते हो। आप केंद्रीय विधि का, रासायनिक विधि का, जैविक विधि का, फिर पाश्चुरीकरण विधि का। जल्दी से बताएंगे कि दूध से क्रीम को किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। आप केंद्रीय विधि के द्वारा, रासायनिक विधि के द्वारा, जैविक विधि के द्वारा, फिर पाश्चुरीकरण विधि के द्वारा। जल्दी से बताएंगे इसमें राइट आंसर कौन सा होगा आपका, कि दूध से क्रीम को किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो अगर आपसे पूछता है दूध से क्रीम को विधि का अलग करने के लिए, तो कौन सी विधि का आप प्रयोग करते हो यार, हाँ आप केंद्रीय विधि का। किस विधि का प्रयोग करते हो यार, हाँ आप केंद्रीय विधि का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है यार, हाँ कि इसमें 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है यार, हाँ दूध की गुणवत्ता का निर्णय लगाने के लिए, किसका अनुमान लगाने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग कैसा है। पहले क्वेश्चन पर आ जाइए कि दूध की गुणवत्ता का निर्णय करने के लिए, किसका अनुमान लगाने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग कैसा है। अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा गया यार, हाँ लैक्टोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है।
दूध की गुणवत्ता का नियंत्रण करने के लिए या फिर इसके जो निर्णय लगाए जाते हैं तो लैक्टोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है। तो जल्दी से पाएंगे कि क्षारीयता ज्ञात की जाती है, अम्लीयता ज्ञात की जाती है, भस्म ज्ञात किया जाता है, फिर आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। अर्थात आपको यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है कि लैक्टोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किसके अनुमान के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे क्षारीयता ज्ञात करने के लिए, अम्लीयता ज्ञात करने के लिए, भस्म ज्ञात करने के लिए, फिर आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए। जल्दी से बताएंगे कि लैक्टोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, क्षारीयता ज्ञात करने के लिए, अम्लीयता ज्ञात करने के लिए, भस्म ज्ञात करने के लिए, फिर आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है लैक्टोमीटर के बारे में, तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए। किसके लिए किया जाता है यहाँ, आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है यहाँ आपेक्षिक घनत्व के लिए। किसके लिए किया जाता है, आपेक्षिक घनत्व के लिए कैसा है। इसके साथ साथ यहाँ अगर आपसे पूछता है रीडिंग्स के बारे में, ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है। तो यहाँ जो लैक्टोमीटर की रीडिंग्स होती है, यहाँ कि लैक्टोमीटर की जो रीडिंग्स होती है ये कितनी होती है, जल्दी से बताएंगे कितनी होती है इसकी रीडिंग्स। जल्दी से बताइए लैक्टोमीटर की रीडिंग कितनी होती है, तो ये होती है 0 से 40। कितनी होती है यहाँ, 0 से 40 होती है। इसकी याद है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होता है यार ना। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है यार, हाँ 0 से 40 इसकी रीडिंग्स होती है, लेकिन ये यूनिट लेस होता है। क्या होता है, यूनिट लेस होता है, अर्थात इसकी कोई सी भी यूनिट नहीं होती है। कितनी होती है यार, हाँ इसकी यूनिट रीडिंग्स क्या होती है, 0 से 40 होती है। कितनी होती है, 0 से 40 होती है। और लैक्टोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब, और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गाय का दूध पीला किस कारण से होता है, अर्थात येलो कलर होता है, लेकिन क्यों होता है, जैसे कि हमने अभी बताया था। तो जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए कि गाय के दूध जो पीला होता है तो इसका कारण क्या होता है। ज़्यादा मात्रा में लैक्टोज होता है, ज़्यादा मात्रा में केसिन होती है, ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम से होता है, या फिर ज़्यादा मात्रा में कैरोटीन से होता है। जल्दी से बताएंगे कि दूध का पीला रंग क्यों होता है, इसका रीज़न क्या होता है। ज़्यादा मात्रा में लैक्टोज से होता है, ज़्यादा मात्रा में अगर केसिन होता है तो उसके कारण होता है, कैल्शियम के कारण होता है, फिर कैरोटीन के कारण होता है। जल्दी से बताएंगे किसके कारण होता है पीला रंग, लैक्टोज से, कैसिन से, कैल्शियम से, फिर कैरोटीन से। तो आपको पता होगा यार हाँ कि अगर आपसे पूछता है दूध का पीला रंग, तो दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है सफ़ेद रंग, तो सफ़ेद रंग किसके कारण होता है यार, हाँ सफ़ेद रंग होता है कैसिन के कारण। ठीक है, सफ़ेद रंग होता है कैसिन के कारण, और जो दूध का पीला रंग होता है ये होता है कैरोटीन नामक पिगमेंट के कारण, या फिर कैरोटीन नामक जो प्रोटीन पाए हैं इसी के कारण यार है दूध का पीला रंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ब्यूटायरोमीटर क्या, यानी जो ब्यूटायरोमीटर है इसका प्रयोग किसके लिए कैसा है। जैसे कि हमने अभी भी सोल्व किया था इस क्वेश्चन को, गलत नहीं होना चाहिए आपका। जल्दी से बताएंगे कि ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग किसके लिए कैसा है। दूध का वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, दूध का लैक्टोज प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, या फिर दूध का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करने के लिए, या फिर दूध की शुद्धता को मेजर करने के लिए। जल्दी से बताएंगे कि ब्यूटायरोमीटर का जो मापन है, या फिर ब्यूटायरोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जल्दी से बताएंगे दूध का वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, दूध का लैक्टोज प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, दूध का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसे ज्ञात करने के लिए, फिर दूध की शुद्धता ज्ञात करने के लिए। जल्दी से बताएंगे ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग किसका, ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग किसके लिए कैसा है। जैसे कि हमने अभी बताया था आपको कि ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग याद रखना, ये कैसा है, दूध का जो वसा प्रतिशत है, याद रखना दूध का जो वसा प्रतिशत है इसी को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग कैसा है यार, हाँ ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग कैसा है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है नकलिंग किसकी विधि होती है। यार हाँ ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे अभी यार हाँ जिस क्वेश्चन को यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है उसे बोला जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यार हाँ उस क्वेश्चन को विशेष ध्यान रख दिया करो, क्योंकि यार हाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, वो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया, इसलिए उस क्वेश्चन को हाईलाइट किया जाता है। तो उस क्वेश्चन को यार हाँ हमेशा ध्यान रखा करो। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे यार नकलिंग विधि किसकी होती है। तो जल्दी से बताएंगे कि गाय और भैंस को साफ करने की विधि होती है नकलिंग, गाय भैंस का दूध निकालने की विधि होती है, गाय और भैंस के निवास की विधि होती है, फिर जानवरों को विटामिन और खनिज देने की विधि होती है। जल्दी से बताएंगे नकलिंग किसकी विधि होती है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, गलत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से बताएंगे गाय व भैंस को साफ करने की कौन सी विधि होती है।
या फिर गाय भैंस की दूध निकालने की विधि होती है, गाय भैंस के निवास की विधि होती है, या फिर जानवरों के विटामिन व खनिज देने की एक विधि होती है। जल्दी से पाएंगे नकलिंग होती क्या है, नकलिंग किसकी विधि होती है। तो हाँ, अगर आपसे बताया नकलिंग, तो नकलिंग क्या होती है, गाय और भैंस के दूध निकालने की एक विधि होती है। क्या होती है, गाय और भैंस के दूध निकालने की एक विधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दूध के निम्न उत्पादों में से कौन सी उत्पादों में वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर याद है एक पॉइंट दे रखा है वसा, तो वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है, अर्थात कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है मिल्क का प्रोडक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा फैट पाई जाती है या फिर वसा पाई जाती है। तो जल्दी से पाएंगे कौन सा प्रोडक्ट होता है, दूध का पाउडर होता है, घी होता है, चीज़ होता है, फिर पनीर होता है। जल्दी से बताएं यहाँ है कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है मिल्क का जिसमें सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा फैट पाई जाती है। दूध का पाउडर होता है, घी होता है, चीज़ होती है, फिर पनीर होता है। ये क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर दोगे यार। हाँ, अगर आप सोचते हैं वसा या फैट के बारे में, तो सबसे ज़्यादा किस में होती है, घी में होती है। किस में होती है, जब से जो सबसे ज़्यादा फैट होती है इसमें होती है, घी में होती है। और अगर बात की जाए कितनी, तो 99%। कितनी होती है, 99% के समथिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताइए दूध की शर्करा को कहते हैं, अर्थात दूध की शर्करा कौन सी होती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से बताएंगे यहाँ कि दूध की शर्करा किसे बोला जाता है, दूध की शर्करा को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे कि दूध की शर्करा को किस नाम से जाना जाता है, फ्रक्टोज के नाम से, सुक्रोज के नाम से, लैक्टोज के नाम से, फिर ग्लूकोज के नाम से। जल्दी से बताएंगे कि दूध की शर्करा को किस नाम से जाना जाता है, फ्रक्टोज नाम से, सुक्रोज नाम से, लैक्टोज के नाम से, फिर ग्लूकोज के नाम से। तो आपको पता होगा यार, हाँ, अगर आपसे पूछता है शर्करा के बारे में यार, हाँ, दूध की शर्करा कौन सी होती है, लैक्टोज होती है। कौन सी होती है, लैक्टोज शर्करा होती है यार। हाँ, और जो कि यार, हाँ, यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखना, ठीक है, कि कौन सी होती है दूध की शर्करा, कौन सी होती है, लैक्टोज होती है। इसके साथ साथ आपको एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि जो लैक्टोज शर्करा होती है, हाँ, कि जब दूध दही से बदलता है, ठीक है, जब जो दूध होता है ये क्या होता है, दही में कन्वर्ट होता है। दूध जब दही में बदल जाता है उसी के अकॉर्डिंग ये भी चेंज हो जाती है, क्योंकि यार, हाँ, जो लैक्टोज शर्करा है ये होती है दूध में, लेकिन जब ये दही में कन्वर्ट होता है तो यार, हाँ, जो लैक्टोज शर्करा होती है, जब यार, हाँ, जो लैक्टोज शर्करा है ये भी दही में कन्वर्ट होने पर बदल जाती है और किसका रूप धारण कर लेती है, लैक्टिक अम्ल का। यार, हाँ, लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाती है। ठीक है, दोबारा से समझ लीजिए कि यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब दूध होता है, ठीक है, मान लीजिए दूध है, तो इसमें यार, हाँ, शर्करा कौन सी होती है, लैक्टोज शर्करा होती है। लेकिन यार, हाँ, जब दूध क्या होता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है यार, दही में बदल जाता है। तो अब हम बात करते हैं दही में, ठीक है। तो दही में क्या होता है यार, जो लैक्टोज शर्करा नहीं पाई जाती, बल्कि यार, हाँ, लैक्टोज शर्करा बदल जाती है, चेंज हो जाती है और इसका रूप का धारण कर लेती है, अर्थात किस में कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टिक अम्ल में। किस में हो जाती है, लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है। ठीक है, इसमें तो पाई जाती है लैक्टोज शर्करा दूध में, तो और दही में कौन सी शर्करा पाई जाती है यार, हाँ, लैक्टिक अम्ल पाई जाता है, लैक्टिक अम्ल पाई जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया होगा वैसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे चाहिए दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं। जल्दी से पाएंगे अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए, जैसे कि हमने अभी सोल्व किया था इस क्वेश्चन को। जल्दी से पाएंगे, राइट आंसर होना ही चाहिए आपका, गलत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से पाएंगे दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट या फिर किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से पाएंगे किसके द्वारा किया जाता है अपेक्षित घनत्व का मीजर। जल्दी से पाएंगे लैक्टोमीटर का प्रयोग, अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, लाइसीमीटर का प्रयोग किया जाता है, फिर कंडक्टिविटी मीटर का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से पाएंगे कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर का, अल्टीमीटर का, लाइसीमीटर का, फिर कंडक्टिविटी मीटर का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बताएंगे कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का या फिर किस उपकरण का काम लिया जाता है। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर। अगर आप पूछते हैं दूध का अपेक्षित घनत्व, जैसा कि हमने अभी बताया था कि दूध का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा मेजर किया जाता है, ये किया जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है, जिसकी रीडिंग क्या होती है यार, 0 से 40 होती है। 0 से 40 होती है, कितनी होती है रीडिंग, 0 से 40 होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होता है दोहनशाला के, दोहनशाला की जो बर्तन होते हैं तो इनकी स्वच्छता का मुख्य कारण क्या होता है। दोहनशाला मतलब यार, हाँ, आप दुग्धशाला खोल रखे हो तो दोहनशाला के बर्तनों की स्वच्छता का मुख्य कारण क्या होता है। तो जल्दी बताएंगे कि स्वच्छता यार, हाँ, स्वच्छता का कारण क्या होता है, अर्थात किसको आप नष्ट करते हो जब स्वच्छता होती है बर्तनों में। तो कीटों को मारते हो, सूक्ष्म जीवों को मारते हो, नाशक जीवों को मारने से या फिर विटामिनों को नष्ट करने से स्वच्छता बनती है। जल्दी से बताएंगे कि दोहनशाला की बर्तनों की स्वच्छ करना क्या इसका मुख्य रीजन क्या होता है, मुख्य कारण क्या होता है। कीटों को मारना होता है, सूक्ष्म जीवों को मारना होता है, नाशक जीवों को मारना होता है, या फिर विटामिनों को नष्ट करना होता है। तो किसे मारते हो आप यार, हाँ, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हो। ठीक है, जो स्वच्छता कारण है इसका मुख्य कारण क्या होता है, क्योंकि यार इससे क्या होता है, सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज हो जाए दूध नमूने में गाय दूध, ठीक
ठीक है। दूध नमूने अर्थात मान लीजिए आपने मिल्क सैंपल लिया है, तो उसमें आपको यार गाय और भैंस, ठीक है, गाय और भैंस के दूध की पकड़ करनी है, तो आप कौन सा परीक्षण करोगे, आप कौन सा टेस्ट करोगे जिससे कि ये पता चल जाए कि गाय का दूध है और ये भैंस का दूध है। मान लीजिए कोई सैंपल ले रहा है, ठीक है, आपने मान लीजिए कोई सा भी सैंपल ले रखा है और आपको ज्ञात करना है कि इसमें गाय का दूध है या फिर भैंस का दूध है, अर्थात इनमें दोनों में डिफरेंस आपको ज्ञात करना है, तो कौन सा आप टेस्ट करोगे, कौन सा आप परीक्षण करोगे। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा आप टेस्ट करोगे, कौन सा आप परीक्षण करोगे, आयोडीन परीक्षण से, हांसा परीक्षण से, नाइट्रेट परीक्षण से, फिर वेद अनुपात परीक्षण से। अर्थात जल्दी से बताएंगे कि गाय और भैंस के जो दूध में पकड़ करनी है तो आप कौन सा टेस्ट करोगे, कौन सा परीक्षण करोगे, आयोडीन परीक्षण करोगे, हांसा परीक्षण करोगे, नाइट्रेट परीक्षण करोगे या फिर वेद अनुपात परीक्षण करोगे। जल्दी सुनाएंगे। तो जैसा कि हमने यार पिछली ही वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि अगर आपसे पूछता है गाय और भैंस के दूध में डिफरेंस पैदा करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो ये कैसा है, हांसा परीक्षण। कौन सा किया जाता है यार, हांसा टेस्ट किया जाता है। कौन सा किया जाता है, हांसा परीक्षण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर से कोलेस्ट्रम होता है। अब ये यहाँ पर आप देखना, आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया जैसे कि हमने पहले बताया था कि कोलेस्ट्रम होता क्या है। तो जल्दी से बताएंगे, गाय के बियाने के तत्काल बाद थन का स्राव होता है, दूध से प्राप्त वसा होती है, रक्त कणिका होती है, फिर नीम के बीज से निष्कर्षित तेल होता है। अर्थात कोलेस्ट्रम क्या होता है, खीस क्या होता है, कोलेस्ट्रम या खीस होता है। तो जल्दी से बताएंगे कोलेस्ट्रम या फिर खीस होता क्या है। गाय के बियाने के तत्काल बाद थन का स्राव होता है, दूध से प्राप्त वसा होती है, रक्त कणिका होती है, फिर नीम के बीज से निष्कर्षित तेल होता है। जल्दी से बताएंगे कि कोलेस्ट्रम होता क्या है। कोलेस्ट्रम होता क्या है, गाय के बियाने के तत्काल बाद थन का स्राव होता है, दूध से प्राप्त वसा होती है, फिर रक्त कणिकाएं होती है, फिर नीम के बीज से निष्कर्षित तेल होता है। क्या होता है ये कोलेस्ट्रम या खीस क्या होता है। तो जैसे कि हमने अभी बताया था, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, गाय के बियाने के तत्काल बाद, गाय के बियाने के तत्काल बाद जो थन का स्राव होता है, थन का स्राव होता है, तो उसी को यार कोलेस्ट्रम के नाम से जाना जाता है, जो कि क्या होता है यार हल्का पीला होता है और जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर से दुग्ध शर्करा बनती है। तो जैसे कि हमने अभी बताया था, दुग्ध शर्करा कौन सी होती है, लैक्टोज होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दुग्ध शर्करा कौन सी है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि लैक्टोज होती है। कौन सी होती है यहाँ, दुग्ध शर्करा कौन सी होती है, लैक्टोज होती है। तो यहीं आपसे पूछा गया कि लैक्टोज किससे मिलकर बनी होती है। एक अणु ग्लूकोज और एक अणु लैक्टोज से, एक अणु फ्रक्टोज, एक अणु ग्लूकोज से, एक अणु माल्टोज एवं एक क्लोज गैलेक्टोज से, फिर एक अणु ग्लूकोज प्लस एक अणु माल्टोज से। अर्थात यहाँ लैक्टोज के कंपोनेंट क्या होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है यहाँ लैक्टोज क्या होती है, एक डाइसेक्राइड होती है। याद रखना कि लैक्टोज क्या होती है, एक डाइसेक्राइड होती है। मतलब यार ये दो अणुओं से मिलकर बनी होती है। अब कौन कौन से होते हैं यहाँ आपको पता लगाना है। तो जल्दी से लैक्टोज किस किस से मिलकर बनी होती है, ग्लूकोज और लैक्टोज से बनी होती है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है, माल्टोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है, फिर ग्लूकोज और माल्टोज से मिलकर बनी होती है। जल्दी से बताएंगे कि लैक्टोज किसका मिश्रण होती है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का, फ्रक्टोज और ग्लूकोज का, माल्टोज और गैलेक्टोज का, या फिर ग्लूकोज और माल्टोज का। जल्दी से बताएंगे। तो हाँ, अगर आपसे पूछता है लैक्टोज के बारे में, ठीक है, अगर आपसे पूछता है लैक्टोज के बारे में, तो लैक्टोज सबसे पहले होती क्या है, डाइसेक्राइड होती है। क्या होती है यार, एक डाइसेक्राइड होती है। कौन सी शर्करा होती है, एक डाइसेक्राइड शर्करा होती है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछता है किसका मिश्रण होती है, तो यार ये एक अणु ग्लूकोज प्लस एक अणु गैलेक्टोज, एक अणु ग्लूकोज प्लस एक अणु गैलेक्टोज से मिलकर ये बनी होती है। अर्थात किसका मिश्रण होती है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का होती है। किसका होती है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, गाय के कोलेस्ट्रम में, गाय के कोलेस्ट्रम अर्थात खीस में प्रोटीन अंश कितना होता है, अर्थात इसमें प्रोटीन मात्रा कितनी होती है, ये आपको बतानी है। तो जल्दी से बताएंगे 10% होती है, 12% होती है, 15.5% होती है, फिर 17.4% होती है। जल्दी से बताएंगे कि जो गाय का खीस होता है तो इसमें प्रोटीन कितनी पाई है, 10% पाई है, 12% पाई है, या फिर 15% पाई थी, फिर 17% पाई थी है। जल्दी से पाएंगे गाय के कोलेस्ट्रम में प्रोटीन अंश कितना होता है, 10%, 12%, 15% या फिर 17%। जल्दी से बताएंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कि गाय के कोलेस्ट्रम में प्रोटीन अंश कितना होता है, 10%, 12%, 15% या फिर 17%। जल्दी से बताएंगे कौन सा है आपका राइट आंसर। जल्दी से बताएंगे कोलेस्ट्रम कितना होता है। तो हाँ, कोलेस्ट्रम में जो प्रोटीन होता है, कोलेस्ट्रम में जो प्रोटीन होता है ये होता है 15.5%। कितना होता है, 15.5% होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रम में कितना होता है प्रोटीन, ये होता है 15.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानकीकृत दूध में वसा का निम्नतम अंश होना चाहिए। यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नतम अंश के बारे में। तो यार हाँ, वसा का निम्नतम अंश कितना होना चाहिए, 3.5 होना चाहिए, 4.5 होना चाहिए, 5.5 होना चाहिए, फिर 6.5 होना चाहिए। जल्दी से बताएंगे मानकीकृत दूध। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है, मानकीकृत दूध में वसा के निम्नतम अंश कितना होना चाहिए। तो जल्दी से बताएंगे कि जो मानकीकृत दूध होता है तो इसमें वसा का कितना अंश होता है।
3.5 होता है, 4.5 होता है, 5.5 होता है, फिर 6.5 होता है। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। अर्थात यार हम मान के जो दूध होता है तो इसमें वसा कितनी पाई है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे कि 3.5 होता है, 4.5 होता है, 5.5 होता है, फिर 6.5 होता है। कितना होता है जल्दी से बताएंगे कौन सा है आपका राइट आंसर, ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे कौन सा है आपका राइट आंसर। यार हाँ अगर आपसे पूछता है मान के अगर दूध में वसा का न्यूनतम अंश तो ये कितना होता है 3.5 होता है। कितना होता है 3.5 होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दूध का पाश्चुरीकरण, दूध को कम से कम कितना गर्म करने की प्रक्रिया होती है। जल्दी से बताएंगे पाश्चुरीकरण के बारे में पूछा गया है। ठीक है दूध का जो पाश्चुरीकरण किया जाता है तो दूध को कम से कम कितना गर्म करने की प्रक्रिया है। कम से कम के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे 43 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट के रखने के लिए, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए, 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट के लिए, फिर 63 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट के लिए। अर्थात यहाँ पर आपसे पूछे कम से कम कितना गर्म करने की प्रक्रिया होती है। पाश्चुरीकरण जो यहाँ पर एक हिंट दे देता हूँ, लो टेम्परेचर। ठीक है जो लो टेम्परेचर होता है हाई टाइम होता है, लो टेम्परेचर और हाई टाइम होता है तो उसमें कितना टेम्परेचर रखा जाता है उसी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको हिंट भी मिल चुकी है। यहाँ लो टेम्परेचर हाई टाइम होता है, लो टेम्परेचर जो लॉन्ग टाइम होता है फिर हाई टाइम होता है तो इसमें कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखा जाता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे कि दूध का पाश्चुरीकरण, दूध को कम से कम कितना गर्म करने की प्रक्रिया होती है। तो कितना होता है यहाँ 63 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। कौन सा होता है 63 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट के रखने के लिए। ठीक है 63 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट अगर आप रखोगे तो दूध का पाश्चुरीकरण हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कोलेस्ट्रम है, जैसे हमने अभी बताया तो इसके ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। कोलेस्ट्रम क्या होता है बछड़ा जनन के तत्काल बाद थन से निकला हुआ स्राव, दूध से निकाली गई वसा, रक्त कणिकाएं, निम्बोली से निकाला गया तेल। तो क्या होता है कोलेस्ट्रम अर्थात खीस क्या होता है बछड़ा जनन के बाद। बछड़ा जन्म मतलब यार यहाँ पशु के ब्याहने के बाद थन के निकलने वाला फर्स्ट स्राव। कौन सा होता है फर्स्ट स्राव, जो क्या होता है हल्का पीला होता है और जिसमें विटामिन ए कंटेंट सबसे ज़्यादा पाया है। क्वेश्चन क्लियर हो ही गया होगा, 2 या 3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है तो यहाँ पर आपसे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो लैक्टोमीटर का उपयोग क्या नापने के लिए कैसा है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। तो जल्दी से बता दीजिए कि लैक्टोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। दूध की शुद्धता ज्ञात करने के लिए, दूध का घनत्व ज्ञात करने के लिए, दूध का आवर्तन सूचकांक ज्ञात करने के लिए, फिर दूध का वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। अर्थात यहाँ लैक्टोमीटर का प्रयोग किसके लिए कैसा है, किसको मेजर करने के लिए कैसा है। जल्दी से पाएंगे ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है इसी वीडियो में कि दूध की शुद्धता ज्ञात करने के लिए, दूध का घनत्व ज्ञात करने के लिए, दूध का आवर्तन सूचकांक ज्ञात करने के लिए, फिर दूध का वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। तो यार हाँ अगर आपसे पूछता है लैक्टोमीटर का प्रयोग, तो लैक्टोमीटर का प्रयोग कैसा है अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए। किसका कैसा है दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए। यार हाँ किसका प्रयोग कैसा है लैक्टोमीटर का प्रयोग कैसा है जिसके रीडिंग कितनी होती है 0 से 40 होती है, 0 से 40 होती है। कितनी होती है 0 से 40 होती है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया माल्टोज किसका उदाहरण है। माल्टोज किसका उदाहरण अर्थात यार एक सेकेराइड से मिलकर बना होता है, पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है, प्रोटामीन से बनकर बना होता है, फिर डाइसेकेराइड से मिलकर बना होता है। जल्दी बताएंगे माल्टोज किसका उदाहरण होता है। पॉलीसेकेराइड होता है, मोनोसेकेराइड होता है, डाइसेकेराइड होता है, फिर प्रोटाएमिन होता है। जल्दी बताएंगे कि माल्टोज किसका उदाहरण होता है। कौन सा बताना है आपको माल्टोज बताना है। तो जल्दी बताएंगे पॉलीसेकेराइड होता है, मोनोसेकेराइड होता है, डाइसेकेराइड होता है, फिर प्रोटाएमिन होता है। तो यार अगर आपसे माल्टोज के बारे में तो लैक्टोज और जो माल्टोज है, ठीक है लैक्टोज के अगर आपसे पूछता है लैक्टोज के बारे में या फिर आपसे पूछता है माल्टोज के बारे में, लैक्टोज या फिर माल्टोज दोनों क्या होती है यहाँ डाइसेकेराइड होती है। लैक्टोज और माल्टोज क्या होती है डाइसेकेराइड होती है। क्या होती है डाइसेकेराइड होती है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कोलेस्ट्रॉल किसका अच्छा स्रोत होता है। तो हमने बताया था यहाँ अगर आपसे पूछता है कोलेस्ट्रॉल में खीस के बारे में तो किसका एक अच्छा स्रोत होता है, ये होता है प्रतिरक्षी पैदा करने का। अर्थात यहाँ कि जो बछड़ा होता है उसमें यहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का अच्छा स्रोत कौन सा होता है कोलेस्ट्रॉल या खीस होता है। कौन सा होता है कोलेस्ट्रॉल या खीस होता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि खीस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। तो इसे हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं कि अगर आपसे पूछता है खीस का अपेक्षित घनत्व तो कितना होता है 1.40 से 1.40 से 1.080 होता है। कितना होता है 1.40 से 1.80 होता है। अब यहाँ रखना कि अगर मान लीजिए आपको कभी भी ये क्वेश्चन पूछता है कि 1.024 अर्थात इसे आप किस नाम से जानोगे, अर्थात 1.020 बोलोगे, 1.030 बोलोगे, तो यार हाँ 30 या फिर 20 नहीं बोला सा है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझ सकते हो कि 0.345 तो आप इसे क्या बोलोगे 345 बोलोगे या फिर 0.345 बोलोगे। तो यार अगर आपसे पूछा है कभी भी पॉइंट के बाद में जितनी भी जो संख्या होती है उन्हें यार 345 के नाम से अर्थात डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते।
आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते 0 पॉइंट के बाद में जितनी भी संख्या आ रही है उन्हें याद रखना कि आपको किस नाम से जाना है, अलग अलग वर्ड के नाम से जानोगे। अर्थात यार अगर आप सोचते 0.345 मतलब 0.345, ये क्या है यार 0.345 है न कि 345 है। यार रखना कि 0.345 है न कि 345 है, क्या है 0.345 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछाएगा कि गाय के दूध में औसत दुग्धम कितना होता है, अर्थात यहाँ लैक्टोज कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे लैक्टोज कितना होता है, तो ये होता है 4.90 होता है। ठीक है, डायरेक्ट कर लेते हैं कितना होता है गाय के दूध में औसत दुग्धम, तो कितना होता है 4.90% होता है। कितना होता है 4.90% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दूध का सफेद रंग किस कारण होता है, तो जल्दी से बताएंगे कैल्शियम का कारण होता है, कैरोटीन कारण होता है, फास्फोरस का कारण होता है, फिर केसिन का कारण होता है। जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पर आपसे पूछा है दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, जल्दी से बताएंगे कैल्शियम कारण होता है, कैरोटीन कारण होता है, फास्फोरस के कारण होता है, फिर केसिन के कारण होता है। जल्दी से बताएंगे किस कारण होता है, ये होता है किसके कारण यार। अगर आपसे बताया सफ़ेद रंग, तो सफ़ेद रंग किसके द्वारा होता है, केसिन के कारण होता है। और पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन कारण होता है। कई बार हमें इसी वीडियो में इसको क्लियर कर लिया है, तो ये क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा दूध को प्रदूषित करने के, अर्थात यहाँ जो दूषित करने का प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष अशुद्धि का प्रमुख कारण कौन सा होता है। जल्दी से बताएंगे कि दूध को दूषित करने वाला अप्रत्यक्ष अशुद्धि का प्रमुख कारण किसे माना गया है, धूल कणों को माना गया है, बाल को माना गया है, मक्खी मच्छर को माना गया है, फिर जीवाणु को माना गया है। जल्दी से बताएंगे कि अप्रत्यक्ष अशुद्धि का जो प्रमुख कारण है ये किसे माना गया है, धूल कणों को माना गया है, बाल को माना गया है, मक्खी मच्छर को माना गया है, फिर जीवाणु को माना गया है। तो यार हाँ, अगर आप सोचते हैं अप्रत्यक्ष अशुद्धि का कारण, अप्रत्यक्ष अशुद्धि का प्रमुख कारण तो कौन सा होता है, बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है। कौन सा होता है यार हाँ, दूध को दूषित करने का अप्रत्यक्ष अशुद्धि का कारण क्या होता है, जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कम ताप अधिक समय विधि में दूध को तापमान व समय तक धारण करते हैं, अर्थात यहाँ पर आपको बताना है कि लो टेम्परेचर अधिक टाइम, अर्थात मतलब लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, लो टेम्परेचर और लॉन्ग टाइम, यहाँ पर ये बताना है। तो जल्दी से बताएंगे एल टी में जो टेम्परेचर रखा जाता है ये कितने समय के लिए कितना रखा जाता है, कितने समय के लिए कितना रखा जाता है। ऑप्शन भी आप देख सकते हो कि 72 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 15 सेकंड के लिए, 63 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट के लिए, 72 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट के लिए, फिर 65 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 15 सेकंड के लिए। जल्दी से बताएंगे कि एल टी कितना होता है, एल टी कितना होता है। जल्दी से बताएंगे 72 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 15 सेकंड के लिए रखेंगे, 63 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट के लिए रखेंगे, 72 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट के लिए रखेंगे, या फिर 65 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 15 सेकंड रखेंगे। तो यहाँ डायरेक्ट आपको याद रखना है कि अगर आप सोचते हैं कम ताप अधिक समय, अर्थात यहाँ एल टी के बारे में पूछा है। ठीक है, एल टी का मतलब क्या होता है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। क्या होता है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। तो अगर आपसे पूछता है एल टी के बारे में, तो यार हाँ इसमें एल टी की अगर बात की जाए तो क्या होता है 63 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट के लिए रखा जाता है। और ये दोनों क्या होती है, पाश्चुरीकरण की मेथड होते हैं। क्या होते हैं, पाश्चुरीकरण के दो मेथड होते हैं। और अगर बात करते हैं एल टी के बारे में, तो एल टी के बारे में यार हाँ एल टी में कितना रखा जाता है, टेम्परेचर ये रखा जाता है 63 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और कितना समय रखा जाता है 30 मिनट के लिए रखा जाता है। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, एक होती है HTST। क्या होती है यार, एक मेथड होता है HTST अर्थात हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। क्या होता है, हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम। तो HTST की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है यार हाँ 72 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हो कि 72 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 15 सेकंड के लिए रख दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपके दोनों ही पॉइंट क्लियर हो रहे हैं कि अगर आपसे पूछता है यार हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम की अगर पूछा रहा है तो HTST का मतलब होता है यार हाँ कि 72 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 15 सेकंड के लिए रखने पर दूध पाश्चुरीकरण हो जाएगा। अगर बात करते हैं यार हाँ 63 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट के लिए, तो ये क्या होता है एल टी होता है, अर्थात यहाँ ये लो टेम्परेचर और लॉन्ग टाइम का होता है। ठीक है, दोनों को आपको यार है एल टी का मतलब 63 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट रखने के लिए, और HTST का मतलब यार हाँ कि 72 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 15 सेकंड के रखने के लिए बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं इसकी PDF डाल दूंगा। ठीक है, अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो PDF आपको अवेलेबल मिल जाएगी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको मिल जाती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलते हैं। तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा ताज़ी दूध में अम्लीयता प्रतिशत कितना होता है। तो जल्दी से बताएंगे अम्लीयता कितनी होती है। तो इसे भी हम डालिए कर लेते हैं यार कि अगर आपसे पूछता है ताज़ी दूध में अम्लीयता तो कितना होता है 0.11 से 0.16%। सॉरी मैं खुद ही गलत बोल रहा हूँ। तो यार अगर आपसे पूछता है ताज़ी दूध में अम्लीयता प्रतिशत तो कितना होता है 0.11 से 0.16 होता है। कितना होता है 0.11 से 0.16 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं कि भैंस के घी की अपेक्षा गाय का घी अधिक पीला होता है। इसका प्रमुख कारण भैंस के घी में अधिक मात्रा में होता है। अर्थात यहाँ पर भी डायरेक्ट घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछा गया है, गाय के पीला रंग क्यों होता है। घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछा गया है, गाय के जो दूध है इसका पीला रंग क्यों होता है। तो जैसे कि हमने बताया यार हाँ कि गाय के दूध का पीला रंग क्या होता है, किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है, और सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, केसीन के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही में दुग्धम की मात्रा कितनी होती है। तो जल्दी से बताएंगे कि दही में दुग्धम कितना होता है। तो इसे भी हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं। कितना होता है 4.4 से 4.9 होता है। कितना होता है 4.4 से 4.9 होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी हम डायरेक्ट करेंगे कि लैक्टोमीटर पर 60 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है वो टेम्परेचर अंकित है, और दूध का जो तापक्रम है ये कितना है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो लैक्टोमीटर जो रीडिंग्स होती है, लैक्टोमीटर जो पाठ्यांक होता है ये कितना होता है। तो कितना होगा यार हाँ 0 से 8 होगा LR। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि दूध में जामा लगाने से पूर्व दूध को किस तापमान तक ठंडा किया जाता है। अर्थात यार हाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जब आप जामन डाल रहे हो, ठीक है, आप दही जमाने के लिए जामन डालते हो, तो जामन डालने के समय, ठीक है, जामन डालने के समय आप पहले तो क्या करते हो, दूध को गर्म करते हो, उसके बाद में ठंडा करते हो। तो इसी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जब जामन डालते हैं, ठीक है, जब आप दूध में जामन डालते हो तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वहीं आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे कितना होना चाहिए, 10 से 15 होना चाहिए, 15 से 18 होना चाहिए, 20 से 22 होना चाहिए, फिर 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। जल्दी से पाएंगे कि जब दूध में यानी जामन डालते हैं तब उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो कितना होता है यार हाँ अगर बात करते हैं सटीक आंसर तो यार हाँ 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। कितना होना चाहिए यार हाँ 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। रिक्वायर्ड होता है यार हाँ कि जो जामन डालते हैं तब दूध का जो टेम्परेचर है ये कितना होना चाहिए, समथिंग 22%। कितना होना चाहिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। तो अब आप ऑप्शन देख सकते हो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान किस में आ रहा है, किसके अंतर्गत आ रहा है, 20 से 22 के अंतर्गत आ रहा है। अर्थात आपका सी आंसर राइट आंसर माना जाएगा। क्योंकि यार हाँ अगर आपसे पूछा है जामन लगाने के समय, तो जामन लगाने के समय दूध का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। ठीक है, जितने भी आपके एग्रीकल्चर फ्रेंड है उन सभी के साथ इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। जब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।